नमस्कार, सरकारी स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब क्यों स्वागत है? तो इसलिए स्वागत है, यदि आप यूट्यूब पर पढ़ने जाते हैं और वहाँ से बेवकूफ़ बन के चले आते हैं कि कोई भी टीचर आते हैं, आपको 30 क्वेश्चन का एक सेट, 40 क्वेश्चन का एक सेट आते हैं, रट के आपको सुना देते हैं, ना आपको याद होता है और वो आपको याद भी नहीं होता है और आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और फिर आपको जो है वो बुक से ही पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद क्या है कि वो जो पहले का ज़माना चला गया जिसमें एक पेपर का, एक वैकेंसीज का 2 से 3 पेपर होता था और बात ख़त्म। तो उसमें क्या होते थे कि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी एक वैकेंसी निकलती है, उसकी मिनिमम 40 से 50 जो है वो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ आ गई है कि आप 300 क्वेश्चन तो क्या 3000 भी क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से रट के चले जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो खैर भगवान ही जानता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इस अब जो है आप रट के किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप जो है बेसिक्स बुक को पूरा सा पढ़ें। कम से कम आपको बेसिक्स की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा उससे मदद हो पाएगा। थोड़ा सा मदद, मान लीजिए 5 से 10% वो मदद हो पाएगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा क्लास यूट्यूब पे खोजने जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और खैर अभी तो मेरा इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, तो मैं अभी अपना हायर स्टडी पे ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन यदि आप अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको जॉब की ज़रूरत है या फिर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लुसेंट के जीव विज्ञान से संबंधित 4 टॉपिक को डील किया था। इस वीडियो में हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको जो है ये मतलब पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पकड़ना है और किस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको छोड़ना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लुसेंट जो है एक बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक की बुक है जनरल नॉलेज की, और आप अगर लुसेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी पेपर में आपका 90% क्वेश्चन जनरल नॉलेज की कंप्लीट हो जाती है, मतलब करेंट अफेयर्स को छोड़ करके। लेकिन लुसेंट को रटना, याद करना उतना ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो मुश्किल यहाँ इसीलिए है क्योंकि हम लोग हूबहू रटते हुए चले जाते हैं और हमको ये समझ नहीं आता कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आएगा और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कौन से एग्जाम के लिए 10+2 लेवल के एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ लुसेंट में पढ़नी है और 10th लेवल के एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ लुसेंट में पढ़नी है, और 10+2 लेवल के ऊपर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें से आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो है हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान क्या होता है वो सब जानते हैं। उसके बाद थियोस्पेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ये इसको आपको याद करना है, चाहे आप 10th लेवल के हो या फिर 12th लेवल के स्टूडेंट हो। उसके बाद एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का निम्न रूप में वर्गीकरण किया। ये जो वर्गीकरण है आपको रटने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की आगे बढ़ते। अपुष्पोभित पौधा क्या होता है? तो अपुष्पोभित पौधा वो होता है जिसमें से पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं, और इसी सेक्शन को जो है इसमें थैलोफाइटा आता है, और थैलोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे जो है बड़ा समूह माना जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पौधे, जड़ तथा पत्ती जो है इस सेक्शन के पौधे में नहीं होता है। इसमें संवहन ऊतक जो है वो संवहन ऊतक इस पौधे में नहीं होता है। शैवाल के बारे में क्या होता है? शैवाल के बारे में, जो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ये आपका पढ़ना जरूरी है। उसके बाद शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। उसके बाद क्या है कि लाभदायक शैवाल कौन सा है? तो इस चीज़ के बारे में आपको जो है वो आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि भोजन के रूप में कौन सा शैवाल का यूज करते हैं। तो फोरफाइरा अल्फा, सार्गोन, लेमिनेरिया, नॉनस्टॉक इत्यादि का यूज करता है। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक लोनिया इत्यादि का यूज करते हैं। खाद के रूप में नॉनस्टॉक, एनाबिना, केल्प का हम लोग जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। औषधि बनाने में किस चीज़ का यूज होता है? तो औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। जो भी एग्जाम्पल्स होती है वो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी को याद करना है। फालतू की चीज़ें
जो है वो सेक्शंस वगैरह नहीं याद करना। उस अनुसंधान कार्यों में क्या होता है, तो अनुसंधान कार्यों में क्लोरेरा, एसीटेबुलेरिया, बेलोनिया इत्यादि जो है वो शैवाल का यूज होता है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। इसको आपको याद करना है। उसके बाद क्या याद करना है, तो कवक क्या होता है, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कवक पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय संवहन, उत्तक रहित थैलोफाइटा, ये आप न भी याद करेंगे तो चलेगा। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि लूसेंट में एक बहुत ही बेसिक से एडवांस, इसीलिए इस बुक को कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई है। उसमें इतनी चीज़ें दी गई कि आपको जो बेसिक है, बेसिक्स के लिए से लेके एडवांस तक है, तो उसमें से आपको जो है वो सेक्शन में बांट के पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में कौन से लेवल से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसमें जो बायोलॉजी में जो भी चीज़ें दी गई है उसमें से आपको सारी चीज़ें वो जनरल सारी चीज़ें रेलवे या फिर एसएससी वगैरह की या फिर 10+2 ग्रुप डी एमटीएस वगैरह के एग्जाम्स में नहीं आते। तो आप प्रश्न उठता है कि यहाँ क्यों दिया जाता है, तो दिया इसलिए जाता है कि यदि कोई बायोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नर्सिंग का हो गया या फिर मेडिकल क्षेत्र में छोटा मोटा कोई एग्जाम हुआ, 10+2 लेवल का एग्जाम हुआ या फिर मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ, तो उस सेक्शन के लिए भी लड़के या स्टूडेंट जो है इस बुक से जो तैयारी कर सके, इसीलिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम के लिए किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होता। ये किसको पता होता है, तो ये चीज़ उसी को पता होता है जो उस एग्ज़ाम को 1-2 बार फेस कर चुका है, या फिर आपसे जो सीनियर है जो एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हीं को पता होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो हूँ अभी मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसके बाद जो है आपको कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे अधिक हानि जो है ये चीज़ आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु क्या होता है, तो जीवाणु हॉलैंड के एंटीनिवाक ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया था। जो तारीख है, ये तारीख जनरली जो है वो साइंस में रटने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ डायरेक्ट जो है साइंटिस्ट का नाम रटिए। लेकिन यदि आप साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या फिर नॉन पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी सेक्शंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, नर्सिंग वगैरह को, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए आपको रटने की ज़रूरत है। अन्यथा आप उस सेक्शन का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहेनवर्ग जो है 1829 में जीवाणु का नाम दिया था। उसके बाद क्लोरा तथा तपेदी के जीवाणु की खोज किसने किया था, रोग का जन्म सिद्धांत बताया था उसने, लुई पास्टर ने टीका दूध के पास्चराइजेशन की खोज की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विषाणु के बारे में आपको पढ़ना है। विषाणु क्या होता है, तो विषाणु का खोज किसने किया था, इवानोस्की ने विषाणु का खोज किया था। कब किया था, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तंबाकू के मोजेरा रोग पर खोज के समय ये जो क्वेश्चन है आपको जो एग्जाम में आपको पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इस टाइप से पैराग्राफ टाइप में पूछे जाते हैं। विषाणु बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषाणु के बारे में एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सजीव और निर्जीव, इसके दोनों के बीच की एक कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जब तक ये किसी पैरासाइट पे उपस्थित नहीं होते तब तक ये निर्जीव बने रहते हैं। जैसे ही इसे कोई जीवित कोशिका मिलती है, ये जो है अपने आप को सक्रिय करने लगते हैं और फिर उसमें जो है उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो विषाणु के बारे में जो ये सब चीज़ें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जो है इतने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको मान लीजिए रटने की जरूरत नहीं है यहाँ तक का। उसके बाद जो रटने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एविजोवेक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियाँ स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती है, जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एनाबिना और नॉनस्टक जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो मटर के दलहन के पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके प्रोटीन में चेंजिंग करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है कि दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए किस तरह से पास्चराइजेशन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कि चमड़ा उद्योग में जो है वो चमड़ा उद्योग में हटाने के लिए ये सब हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद
टैनिंग करते हैं। चमड़ा जो है वो हटाने का काम जो है केमिकल द्वारा नहीं बल्कि जीवाणुओं द्वारा होता है, उसको टैनिंग करते हैं, उसको चमड़ा कमाना कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचार आदि मुरब्बे को अधिक दिनों तक रखने के लिए उसको चाशनी या फिर नमक में घोल में इसलिए डाला जाता है ताकि जीवों का द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अचार और मुरब्बे जो अधिक दिनों तक रहते हैं। उसके बाद वो शीत संग्रहारक है, उसमें टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है, टेम्परेचर इतना डिग्री रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है? यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा कोई पढ़ने वाली चीज़ है, इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। तो ब्रायोफाइटा का एक जो है इंट्रोडक्शन के रूप में आप ये जो है वो याद कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एस्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने को क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को इस तरफ से पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप में अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। मान लीजिए आपने जो है यह सोचकर जीव विज्ञान को छोड़ दिया कि अरे यार इसे तो बहुत कोई कम क्वेश्चन आते हैं और इसे 2-4 क्वेश्चन ना भी बनेंगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका लक खराब हुआ और आप जिस सेक्शन में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस पेपर में, उस पेपर में जीव विज्ञान से साइंस पोर्शन में अधिक क्वेश्चन आ गए, 10-12 क्वेश्चन आ गए, तब तो आप लपटा देंगे, तब तो आप एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। 10-12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अभी जो है सारे एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट का बेस जो है बहुत ही मजबूत करके चलना बहुत ज़रूरी है। और बेस मजबूत करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलिमिनेशन रूल ऑफ एलिमिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यदि आप 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया तो उसमें से एलिमिनेट करिए। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब जो है आपका बेसिक जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा, तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और आप जो है राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे बिना किसी मतलब जो है वो टारगेटेड स्टडी के भी आप जो है, और इस मेथड से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1-2 बार जो है आपका बेसिक हर सब्जेक्ट का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, भले आप बाद उसका रिवीजन कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसके बाद आप आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की और अधिक नई जानकारियों के लिए। और चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। टेरिडोफाइटा समूह में क्या होता है? पौधे का जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभेदित रहता है और जो है तना साधारण राइजोम के रूप में होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पौधे बीजाणुजनक होते हैं। जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में समानुतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में, वेसल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, अब हम लोग जो है अब आगे पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल तथा बीज होते हैं और समूह के पौधे को 2 समूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और अनावृतबीजी। नग्नबीजी में क्या होता है? तो नग्नबीजी भी जो है वो थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका सेट होगा कि नग्नबीजी पौधे की क्या विशेषताएं हैं, और उसमें दे देगा पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं, काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इसकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागकण की क्रिया वायु द्वारा होती है। और एक जो है दूसरा कुछ इसके बारे में नहीं होगा वो दे देगा। तो उसके बारे में जो नग्नबीजी है वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अब जो है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है। वनस्पति विज्ञान जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परवेंस जो है इसी के अंतर्गत आता है और इसे कोस्ट रेडबुल ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो है जैमिया पिगमिया है। जीवित जीवाश्म साइकस और जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोवा जो है इस डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। जिंगो बाइलोवा और मेडन हेयर ट्री इसे भी कहते हैं। साइकस बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व जो है इस सेक्शन से जो है क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इस सेक्शन के जो भी प्लांट्स है उसका हम लोग डेली लाइफ में यूज होता है या फिर उसका बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, इसलिए इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रटने वाली चीज़ें हैं। भोजन के रूप में किस चीज़ का यूज होता है? लकड़ी के लिए, वाष्पीय तेल के लिए, टैनिन के लिए, रेजिन के लिए। तो जो वह वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए कि साइकस के तनों से मन निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस के पेड़ को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी में सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनता
बनते हैं? वाष्पीय तेल में चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार के पेड़ से सिट्रस तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से स्टाकास्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। रेजिन कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। इसीलिए इस जगत के से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये जगत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अनावृत आवृत बीजी, इस आवृत बीजी में क्या होता है? इस उपसमूह में पौधे में बीज फल के जो है वो अंदर होते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। इसके पौधों में जड़, फूल, पत्ती, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं, तो ये आपको कोडिंग करके याद कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म से हम लोग जो पूर्ण विकसित प्लांट्स होते हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे हम लोग फूल इत्यादि का यूज करते हैं, फल इत्यादि खाते हैं, तो उसमें वो किस डिपार्टमेंट से होते हैं? तो वो जो है एंजियोस्पर्म डिपार्टमेंट से होते हैं। और उसके दो भाग होते हैं, उसमें एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एक बीजपत्री क्या होता है। तो एक बीजपत्री वैसा होता है इस बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है, उनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम जो है वो निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये रटने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है कि द्विबीजपत्री में क्या होता है? इस वर्ग में पौधे जिनमें पौधे के बीच में दो बीजपत्र होते हैं, इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। तो ये जो है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रटने के लिए। उसके बाद है आप पादप आकारिकी में जो है पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब जड़ क्या है? तो जड़ के बारे में ये जो आपका चीज शंकु आकार, गाजर, कुंभी आकार, शलजम, तर्क मूली आकार, तर्क रूपी मूली। जड़ पौधों का अवरोही भाग में जो मूलांकर से विकसित होता है। सदैव प्रकाश से जड़ जो है प्रकाश से दूर वृद्धि करते हैं। जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आपका। उसके बाद हो गया तना के बारे में आपका थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद पत्ती के बारे में पढ़ लेना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ टाइप का बना के आएगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुष्प क्या है? ये पौधे का जनन अंग होता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। उसके बाद क्या होता है? पत्ती ये हरे रंग की होती है, इसका मुख्य प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत ही माइनर सी क्वेश्चन है, ये तो आ ही सकता है। और उसके बाद क्या है? पुष्प में बाह्य दलपुंज पुमंग जायंग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जनयांग और तथा जायंग जो है मादा जनयांग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको रटने वाली चीज़ है। तो इसमें क्या कहते हैं? इनमें से पुमंग जो है वो पौधे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल में जायंग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है प्लांट्स का कहा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्या है कि पुमंग में एक से अधिक या अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से परागकण बनाए जाते हैं। जायंग में क्या होते हैं? इसमें अंडप होते हैं। अंडप 3 प्रकार के होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। परागकण क्या होता है? परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण जो है ये जो है यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाता है। इसके बारे में आपका बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई पूछ दे निषेचन क्या होता है प्लांट्स में, तो उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सके। ये जो है वो आराम से आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये जो है याद हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है वो सब याद होने वाली टॉपिक है, अच्छे से याद हो जाएगी। इसमें रटने वाली चीज़ जो कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझने वाली ज़रूरत है, आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है? अनिवेशिक फलन क्या होता है? फल का निर्माण कैसे होता है? ये सब एक कहानी टाइप का ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस में वेरिएशंस आते हैं, किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछेगा, किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें आते हैं। तो दोस्तों यदि आप ग्रुप डी का और MTS लेवल का मतलब 10th लेवल का एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10th लेवल के एग्ज़ाम में अगर आपका पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसमें जो है अगर आप बेसिक्स की आपको उतनी बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी आप जानकारी रखिए क्योंकि आपको बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम अगर सर पे है, बेसिक्स की जानकारी रखने का समय नहीं है, तो आप जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये जो चीज़ें हैं वो आपको रटने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मैट्रिक लेवल की चीज़ें हो गई तो ये आपको हमेशा याद कर लीजिएगा। और 12th लेवल के लिए स्टूडेंट को जो आपको बेसिक्स की जो स्टडी होनी बहुत
ज़रूरी है और साथ ही साथ इसकी नॉलेज जो है होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो है प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने कोशिका एनिमल टिश्यू के बारे में पिछला सेक्शन में पढ़ लिया था, पिछला टॉपिक में। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखा तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन में हमको क्या चीज़ लेके चलना है, कौन से एग्जाम के लिए क्या चीज़ छोड़ के चलना है। तो इससे जो है आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में क्या होता है? ऊतक क्या है? समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्लांट ऊतक जो है वो इतने टाइप की होती है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? विभाजितोक ऊतक। विभाजितोक ऊतक क्या होता है? तो विभाजितोक ऊतक में जो होता है कि पौधे के वर्गीय क्षेत्रों को विभाजितोक ऊतक कहते हैं और इसकी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभाज्योतिकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण जो है वो निम्न प्रकार की: ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियाँ पतली एकसार होती है। द्रव्य सघन केंद्रक बड़े तथा रसघानी छोटी होती है। शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या होता है? ये ऊतक जड़ों तथा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं। पार्श्वस्थ विभाज्योतक क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अंतर्वेशी जो विभाज्योतक के बारे में थोड़ा सा बेसिक, अस्थायी ऊतक के बारे में थोड़ा सा बेसिक, सरल के बारे में थोड़ा सा बेसिक, जटिल ऊतक के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स की इसमें जानकारी चाहिए। मतलब एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि इनके बारे में होगा कि एग्जाम में अगर आप पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। आपको याद करने की, इसको रट्टा मार के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। आपसे भी हो जाते हैं, आपसे भी हो जाएगा। मतलब आप टेंशन नहीं लीजिए। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। तो ये जो जाइलम है, जाइलम के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे पराकाष्ठ भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। अब इसके ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके काम जो है पौधे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु गणना जाइलम ऊतकों के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रियोलॉजी कहलाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग फ्लोएम में आते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य जो है खाना जो है, पौधे का खाना जो है वो पत्तियों से लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यही फ्लोएम का काम है। और जाइलम का काम ये है कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम है कि जड़ से जितनी भी खनिज लवण और जो वाटर होती है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम का यही काम होता है कि जो प्लांट, जो पत्तियां जो है वो खाना बनाती है वो जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना उसका काम होता है। और पौधे का जो आयु पौधे की आयु जो होती है वो किसको मतलब गिनकर निकाली जाती है? तो जाइलम ऊतक के वलय को गिनकर निकाली जाती है। अब अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आपको 10th लेवल के एग्जाम के लिए और 12th लेवल के एग्जाम के लिए, दोनों ही लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो इक्वेशन को जो है बैलेंस करके आप याद करिएगा। मतलब पूरा कि ऐसा नहीं कि आप लोग याद कर लीजिएगा CO2 + H2O = C6H12O6, ग्लूकोज और वाटर निकल गया और वाटर निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो वैसे नहीं। और उसमें जो है क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ऐसे नहीं। ऐसे आप रटेंगे कि पूरा इसमें इक्वेशन बैलेंस्ड हो। इससे क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि या तो इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको आएंगे कि इक्वेशन दिए रहेंगे और इसमें जो बैलेंस्ड जो है यहाँ पे CO2 के पास में 6 नहीं रहेगा और H2O के पास में 6 नहीं रहेगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर इसमें से एक गैप कर देगा, CO2 रहेगा, H2O नहीं रहेगा और यहाँ पे जो प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं रहेगा और उसके बाद बाकी ये सब रहेगा। तो आपको जो है फिल करना रहेगा, मतलब ऑप्शंस के द्वारा। तो इस टाइप से जो है इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके बाद जो है आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये पौधे के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन तो इसमें वेरिएशंस तो आते हैं लेकिन क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो मैं आपको पढ़ के मतलब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि अब जो है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यही होता है कि
पौधे में जल, प्रकाश, पर्णरहित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसको बहुत से लोग जो है याद करते हैं, तो ये याद करने की बिल्कुल चीज़ नहीं है। वायुमंडल में क्या होता है, तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा समस्या क्या है अभी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का किससे होता है, तो CO2 से होता है। अब CO2 ले लेंगे। अब उसके बाद क्या है, वाटर, कोई भी खाना बनता है तो वाटर के ऊपर अनुपस्थिति में खाना बनेगा ही नहीं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और वायुमंडल से हम लोग जो है वो मतलब जल ले लिए, तो खाना बन गया। अब खाना बनने के लिए जिस तरह से हम लोग स्टोव पे खाना चढ़ाते हैं या फिर गैस पे खाना चढ़ाते हैं, तो पत्तियाँ, तो जो प्लांट होते हैं वो किस पे खाना चढ़ाते हैं, तो उनका खाना बनता है भगवान ने जो सूर्य का लाइट बनाया उस पर बनता है। और उसमें जो है वो तो मान लिए कि उसकी हीट से तो खाना बन गया, लेकिन उसमें कुछ तो हम लोग डालते भी तो है खाना बनाने में। तो हम लोग क्या डालते हैं, तो वो जो है क्लोरोफिल डालते हैं। ऐसे याद करिए, क्लोरोफिल डाल दिए और उसके बाद उसको सूर्य भगवान पे, मतलब सन के लाइट पे हम लोग चढ़ा दिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके, तो प्लांट का जो है वो खाना बन गया। अब खाना बनता है तो हम लोग चावल डालते हैं तो भात निकलता है, वो मतलब गेहूं का आटा डालते हैं तो रोटी बनता है। उसी तरह जब प्लांट भी कुछ बना रही है, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट डाल रही है, तो कुछ नया चीज़ बनेगा, तो उसमें बनता है वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ये तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, यदि आप बहुत ही बेसिक स्टूडेंट हैं। और उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारे लोग का भी खाना बनता है तो भात चावल ही बनते हैं, तो उसमें सीटी निकल के क्या होता है, एक्स्ट्रा जो भाप होता है वो निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दाल हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा जो भाप होता है वो निकल जाता है। सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक्स्ट्रा जो भाप है वो निकल जाता है, सब्जी बन जाता है, उसका बाद उस एक्स्ट्रा जो भाप होता है वो निकल जाता है। तो अब हमें क्या अब तो प्लांट भी जब खाना बना लिए तो उसमें तो कुछ निकलेगा, तो खाना बनने के बाद तो प्लांट का खाना हो गया ग्लूकोज, और उसमें जब निकलेगा क्या निकलेगा, तो हमारे खाना में वाटर निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर, और उसके प्लांट के खाने में भी एक्स्ट्रा वाटर निकलता है। और वाटर में क्या होता है, और हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है जीवन के लिए। तो ऑक्सीजन तो आप भूलेंगे ही नहीं कि इस इक्वेशन में, तो उस तरह से आप जो है वो कोडिंग करके आप इस इक्वेशन को याद कर लेंगे, और थोड़ा बैलेंस करने का जो है वो याद कर लेंगे कि यहाँ पे CO2 है तो यहाँ पे 6O2 भी निकलेगा, और 6 जो है H2O निकलेगा। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। उसके बाद स्थलीय पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधा जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परागकण परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए बी हरे रंग का होता है, ऊर्जा हस्तांतरण करता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कौन होता है, तो क्लोरोफिल होता है। यदि प्लांट में क्लोरोफिल नहीं हो तो जो है प्रकाश जो है उसका खाना नहीं बनेगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th लेवल एग्जामिनेशन और 12th लेवल एग्जामिनेशन बोथ। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्णहरित में कौन सा एलिमेंट होता है, तो पर्णहरित में मैग्नीशियम एलिमेंट होता है। क्लोरोफिल का प्रकाश में बैगनी, नीला एवं लाल रंग को ग्रहण करता है। अब हम सभी जानते हैं कि बैजा, नीह, पीनाला, इतने रंग कलर के जो है इतने कलर के जो है लाइट में इंग्रेडिएंट होते हैं। तो प्लांट इसमें से कौन कौन सा कलर यूज करता है, तो इसमें से बैगनी, नीला और लाल रंग के कलर को यूज करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया याद करने वाला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन की अभिक्रिया है, जिसमें जल का अपचयन ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया याद करने को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन की बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, ये आपको रटने की चीज़ें हैं। तो किसका यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन होता है ऑक्सीजन के बनाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है
रिडक्शन होता है ग्लूकोज के बनाने में। तो ये आपको याद करने की चीज़ें हैं। प्रकाश संश्लेषणी क्रिया की दो अवस्थाएं होती है, प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा एनएडीपी निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया यह क्रिया क्लोरोफिल के स्टिग्मा में होती है। क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। उसके बाद क्या है, प्लांट के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के हार्मोन के बारे में क्या पढ़ना है, तो ऑक्सीन्स क्या होता है। ऑक्सीन की खोज जो है 1880 में डार्विन ने की, याद नहीं करना है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी भागों में हुआ था और इसका मुख्य कार्य है, ऑक्सीन्स का मुख्य कार्य याद करना। इसका क्या काम है, तो इसका काम है कि यह पत्तियों का विगलन रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, फसलों को गिरने से बचाता है। ऑक्सीन जो है इस टाइप से आप जो है हार्मोन्स के बारे में याद करेंगे। हार्मोन को कौन खोजा, कितने में खोजा, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी सेक्शंस वाला एग्ज़ाम जो है वो दे रहा है। जिब्रेलिन्स का क्या काम है, तो जिब्रेलिन्स का काम ये है कि इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा 1926 में दिया। तो यह बौने पौधों को लंबा कर देता है, फूल बनाने में मदद करता है और इसके जो है बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है और काष्ठीय पौधों में यह सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहद आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है। साइटोकाइनिन, उसी तरह एसिटिक एसिड और इसी तरह एथिलीन को जो है वो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फलों को पकाने में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यह है उसके बाद फ्लोरीन से ये पत्ती लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ट्राउमेटिन एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है, पौधे के जख्म को भरते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। इस चीज़ को भी आप याद करेंगे कि हार्मोन याद करेंगे और हार्मोन के क्या काम है ये याद करेंगे। इसमें आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि इस हार्मोन की खोज किसने किया था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद हम प्लांट के रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट का रोग भी अनदर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका जो है वो 10+2 और 10th लेवल दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको ये जो है वो रटने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तंबाकू में कौन सा रोग होता है, उसके कारण जो है वो क्या होता है और रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए और उसका नियंत्रण क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि आपको जैसे तंबाकू का मोजेक रोग, तो मोजेक रोग क्या होता है, इसमें होने के बाद इसमें क्या होता है, उसका नियंत्रण क्या है, ये आपको याद करना है। उसके पोटैटो मैजिक ये रोग हुआ, तो ये रोग इसमें जो है किस वायरस के कारण हुआ, कि बैक्टीरिया के कारण हुआ, किसके कारण हुआ, इसमें पत्तियों में या फूलों में या क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है इस बीमारी के, ये आपको याद करना है। रंग परिवर्तन हो जाते हैं तो क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या, ये याद करना है। जीवाणु जनित चीज़ क्या, आलू का शैवाल रोग का, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे वेवी आई मैं बोलूँगा आपको 10+2 और 10+2 लेवल और मैट्रिक लेवल दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए, कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप ज़रूर से ज़रूर इसको रट्टा मार लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आते हैं 10+2 में और 10+2 लेवल में और मैट्रिक लेवल दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद जो है प्लांट्स के किंगडम से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप जो है 100% रट्टा मार लेंगे कि ये रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, इसको आप किसी भी तरह से याद नहीं कर पाएंगे। रट्टा मारने इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको पहाड़ा की तरह रट लेना है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो चीज़ें समझने वाली होती है, वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जो है इस तरह से आप जब लुसेंट बुक को पढ़ेंगे, किसी भी बुक को पढ़ेंगे, तो आप जो है ईजिली मतलब कम समय में आप टारगेटेड टाइम में किसी भी मतलब एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए 2 महीना ही काफ़ी क्यों ना बचा हो, 3 महीना ही क्यों ना बचा हो, आप जो है एक
क्वालिटी स्टडी करके, स्मार्ट स्टडी करके कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसी को ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो तो 2 से 3 महीने में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। स्मार्ट स्टडी करो, एक कम मेहनत में जो है अच्छा सा एग्ज़ाम जो है, कोई भी एग्ज़ाम जो है निकाला जा सकता है। तो स्मार्ट स्टडी है क्या? तो स्मार्ट स्टडी यही है कि एग्ज़ाम में स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट मतलब तेज, स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। तो तेज पढ़ाई करना, तो वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है या जो आता है। उन सब चीज़ों में एग्ज़ाम टाइम अपना मत वेस्ट करिए जो आपको याद है लेकिन उसका कोई पूछ नहीं है। बात समझ रहे? मतलब आपको पता तो है लेकिन उस सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आते। तो क्वेश्चंस, जो सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते उसको पढ़ के क्या फ़ायदा है? तो पढ़िए वही सेक्शंस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इस टाइप के और अधिक मतलब कौन से और अधिक से सब्जेक्ट में और टॉपिक में, मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पूरे लुसेंट बुक का एक मतलब वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सी चीज़ों, किस एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप जो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। अगर यदि आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको यदि किसी और चैप्टर से, किसी और टॉपिक से बारे में समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में, इस चैप्टर से इस टॉपिक को कैसे पढ़े, तो उसके बारे में भी कमेंट में बताइए, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।